हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इस चैप्टर को विभिन्न वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि किसी दूसरी वीडियो को देखने की आप लोगों को ज़रूरत ना हो। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर में कुछ बेसिक बातें जो हैं वो ये दी गई हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, आप सभी को पता है कि अभी हम पढ़ने के हिसाब से बोल ले रहे हैं कि भाई हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। दरअसल आप लोगों को भी पता है कि हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। इसका अपना ही एक शेप होता है जिसको हम हिंदी में भूआव और इंग्लिश में हम जियोइड शेप बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमें पता है कि ध्रुवों से पृथ्वी जो है वो चपटी हुई है और भूमध्य रेखा के पास थोड़ी उभरी हुई है। खैर, अभी हम पढ़ने के लिए इस चैप्टर में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, और इस पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ जो होते हैं परिवर्तन होते रहते हैं। वो परिवर्तन कौन से होते हैं? आप सभी को पता है कि प्लेटें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, है ना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि कोई प्लेट जो होती है, कोई दो प्लेट आपस में जो है वो टकरा रही होती हैं, कोई दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और कुछ प्लेट्स जो हैं वो पैरेलल गति भी कर रही होती हैं। ये हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर ही होता है। अब इन घटनाओं की वजह से होता क्या है, आप सभी को पता है कि कई बार जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो कई बार पर्वत बनते हैं। अच्छा, उदाहरण आप लोगों को पता है पर्वत कौन से बनते हैं? भाई हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि जब गोंडवाना लैंड और यूरेशियाई जो भाग है वो टकरा रहा था, तो इन दोनों के टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, है ना। हम लोगों को पता है इन दोनों प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो कई बार प्लेटें टकराती हैं, दूर जाती हैं, दूर जाने से कई बार ज्वालामुखी फटते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में ये कहूं कि हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब आंतरिक भागों में अंतर्जनित प्रक्रियाओं की वजह से जो भी हलचलें होती हैं, उनके कारण हमें भूपृष्ठ पर, मतलब भूपर्पटी पर, पृथ्वी के ऊपर कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इन परिवर्तनों का कारण क्या होता है? अंदर कुछ निहित शक्तियां होती हैं जो इस उभार के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये हम लोगों को पता है। ये तो पहली चीज हो गई। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि जब पर्वत बन जाते हैं, जब पठार बन जाते हैं, जब मैदान बन जाते हैं, जब खाइयाँ बन जाती हैं, तब हमारी पृथ्वी के बाहर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इन पर्वतों को काटती हैं, इन पर्वतों को प्लेन करने का काम करती हैं। कहीं खड्डे होते हैं तो उनको भरने का काम करती हैं। जैसे कई बार हवाएं चलती हैं तो हवाएं अपने साथ धूल के कण, मिट्टी, मलबा जो है बहाकर लाती हैं। इस वजह से ये गड्ढे जो होते हैं वो भर जाते हैं। कई बार अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं, अपक्षय होता है, जिस वजह से कोई चट्टान टूटकर, कोई बड़ी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो है वहीं बिखर जाती है। मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर और हमारी पृथ्वी के बाहर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों को हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें पढ़ना है, और बाहर जो प्रक्रियाएं घटित होती हैं उनको पढ़ना है।
ये तो मैंने आप लोगों को ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये चैप्टर इन बातों के ऊपर डिस्कस करेगा, और ये जो परिवर्तन होंगे ना अंदर और बाहर, इसी को हम लोग बोलेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, चलिए कौन सी बेसिक बातें लिखी गई हैं एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी का धरातल जो है वो असमान है। क्या हमारी पृथ्वी ऐसे सपाट रूप से मैदानी भागों की तरफ जो है वो फैली हुई है? नहीं, हमारी पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है वो असमान है। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान है, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है। और इस असमानता के पीछे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अंदर कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती हैं, इस वजह से पर्वत, पठार और मैदान बनते हैं। और ये शक्तियां स्थल मंडलीय प्लेटों को गतिमान करती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि प्लेटें या तो टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर समानांतर गति करती हैं, जिससे धरातल पर विभिन्न स्थल रूपों की रचना होती है और पृथ्वी का धरातल असमतल हो जाता है तथा इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां बोलते हैं। तो ये जो प्लेट गति कर रही है ना, इन प्लेटों की गतियों को, इन शक्तियों को हम लोग विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी। पृथ्वी का धरातल जैसे ही असमतल होता है, अब पृथ्वी का धरातल जो है आंतरिक शक्तियों की वजह से असमतल हो गया, मतलब पर्वत बन गए, पठार बन गए, मैदान बन गए, खड्डे बन गए, खाइयां बन गई, जो है आंतरिक शक्तियों की वजह से ये परिवर्तन तो हो गए। अब बारी आती है बाहरी शक्तियों की। सूर्य की शक्ति से उत्पन्न बहिर्जनिक शक्तियां। अब कौन सी शक्तियां हैं? जब आंतरिक शक्तियां अपना काम कंप्लीट कर लेंगी तब बाहरी शक्तियां अपना काम करेंगी, जिसको हम बहिर्जनिक शक्तियां बोलते हैं। और ये बहिर्जनिक शक्तियां कहां से ऊर्जा लेती हैं? तो आप बोलेंगे सूर्य से लेती हैं। अब भी बताऊंगा कैसे। इससे क्या होता है कि तोड़ फोड़ या घिस कर ये समतल करने का प्रयास करती हैं ये शक्तियां। कहने का मतलब यह है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि भाई सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी के लिए। सूर्य का तापमान अलग अलग जगह या जो है ऊष्मा या किरणें जो होती हैं वो अलग जगह अलग अलग जो हैं वो बिखरती हैं। जहां पर तापमान ज्यादा होता है, जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर आप मुझे बताइए प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? वहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है। जहां पर तापमान कम होता है वहां पर हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो आप मुझे बताइए लगातार इस पर्वत से हवाएं अगर टकराएंगी तो क्या ये पर्वत नहीं घिसेगा? डेफिनेटली घिसेगा। क्या जब बारिश नहीं होगी या बारिश होगी जब, तो क्या इस पर्वत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। और सीधे तौर पर बारिश का संबंध भी तापमान से ही है, यानी सूर्य से है। ताप होगा यानी गर्मी पड़ेगी, जलवाष्प ऊपर जाएगी, संघनन की प्रक्रिया होगी, बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी, और वर्षा का प्रभाव इन पर्वत, पठारों और मैदानों पर पड़ेगा। मतलब आंतरिक शक्तियां डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं और बहिर्जनिक शक्तियां उसको बैलेंस करने का काम करती हैं, मतलब इस असमतलीय भाग को समतल करने का काम करती हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड और ये बेसिक बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और अब हम लोग इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं उनको और देख लेते हैं। आंतरिक शक्तियों तथा बाहरी शक्तियों के इस खेल से पृथ्वी पर भू आकृतियां बनती हैं। याद रखिएगा, जो अंदर घटनाएं घटित होती हैं और बाहर घटनाएं घटित होती हैं, इस वजह से क्या बनती हैं? भू आकृतियां बनती हैं और संवरती रहती हैं। बनती हैं, संवरती हैं, बनती हैं, संवरती हैं, कई बार बिगड़ती भी हैं, याद रखिएगा। ये दोनों प्रक्रियाएं धरातल पर निरंतर सक्रिय रहती हैं। मतलब आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां, मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ बल लगातार कार्य करते रहते हैं और पृथ्वी के बाहर लगातार बल कार्य करते रहते हैं। धरातल पर दिखाई देने वाली सभी भू आकृतियों को दो प्रकार के धरातल पर दिखाई देने वाली सभी भू आकृतियों को हम लोग दो प्रकार के बलों से मिला जो है वो मान सकते हैं। पहला होता है बहिर्जनिक बल, जैसा कि मैंने बताया, बाहर जो ऊपरी सतह पर बल कार्य करता है, और अंतर्जनित बल, याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्जनित शक्तियां धरातल को ऊपर उठाती रहती हैं, ठीक है। अंतर्जनित शक्तियां धरातल को ऊपर उठाती हैं। अंतर्जनित शक्तियां मतलब प्लेटें पृथ्वी के अंदर एक दूसरे के पास आ रही हैं तो पर्वत निर्माण हो रहा है, मतलब धरातल ऊपर उठ रहा है। और बहिर्जनित शक्तियां उन्हें लगातार समतल करती हैं। जब हवाएं चलेंगी बाहर से तो वो असमतल जो भाग हुआ है या धरातल का वो हिस्सा ऊपर उठा है, अब वो समतल हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं ये स्लाइड आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये बहुत अच्छे से डायग्राम जो है आप लोगों को बताया गया है, जो मैंने समझाया है ना, उसी को भू संचलन प्रक्रिया, जो आंतरिक और बाहरी शक्तियां हमारी पृथ्वी पर कार्य कर रही हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, भू संचलन प्रक्रिया। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भू संचलन प्रक्रिया। मतलब कुछ चीजें, कुछ बल अंदर कार्य कर रहे हैं और कुछ बल बाहर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग भू संचलन प्रक्रियाएं बोल रहे हैं। और अगर हम आंतरिक बलों को देखें तो कुछ घटनाएं पृथ्वी के अंदर एकदम से घटित हो रही हैं और कुछ धीरे धीरे घटित हो रही हैं। जो घटनाएं एकदम से घटित हो रही हैं, जो गतियां एकदम से आ रही हैं, उसको हम बोल रहे हैं आकस्मिक गतियां, एकदम से सडन हो रहा है जो मूवमेंट। और जो धीरे धीरे होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पटल विरूपण गतियां। क्या बोलते हैं, पटल विरूपण गतियां। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भू संचलन प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर। अब हम एक एक करके देख रहे हैं। पृथ्वी के अंदर, सबसे पहले पृथ्वी के अंदर जो गतियां होती हैं, या तो एकदम से होती हैं तो उसको हम आकस्मिक गतियां बोलते हैं, धीरे धीरे होती हैं तो उसको हम पटल विरूपण गतियां बोलते हैं। अगर एकदम से कुछ घटनाएं होती हैं तो आप सभी को पता है, ज्वालामुखी विस्फोट एकदम से होता है, भूकंप एकदम से आते हैं। तो ये देख लीजिए, ज्वालामुखी और भूकंप जो हैं ये आकस्मिक गतियों के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से भी भूकंप तो हम बहुत अच्छे से जो है पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हम लोगों को ज्वालामुखीयता पढ़ना है, मुख्य रूप से ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखीयता बताऊंगा कि क्या होता है ज्वालामुखीयता। और धीरे धीरे जो गतियां होती हैं उनसे क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। कभी ऊपरी भाग कोई भाग ऊपर उठता है, कभी नीचे धंसता है। और ये घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे होती हैं। पर्वतों का निर्माण होता है, या तो तनाव की वजह से होता है, मतलब चीजें खिंचती हैं, प्लेटें दूर जाती हैं, या संपीड़न होता है, प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। तो ये जो गतियां हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये धीरे धीरे हो रही हैं। तो मैंने बताया आंतरिक शक्तियां जो एकदम से होंगी या धीरे धीरे होंगी। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पटल विरूपण गतियों के बारे में, मतलब इनके बारे में हम लोग मुख्य बातें कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पटल विरूपण। अब पटल विरूपण से क्या मतलब होता है एक बार देख लेते हैं। पटल विरूपण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें पृथ्वी की परपटी में झुकाव, वलन, भ्रंश या विभंग पैदा होता है। याद रखिएगा कि पटल विरूपण से मतलब क्या है। पटल विरूपण से मतलब यह है कि हमारी जो प्लेट है, हमारी जो भूपरपटी है, उसमें बदलाव कौन कौन से हो रहे हैं। तो पटल विरूपण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें भूपरपट्टी में क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है, या तो वो परपट्टी झुक जा रही है, या फिर क्या हो रहा है उसमें वलन, ये इस तरीके से वलन पड़ रहा है। भ्रंश को बोलते हैं फॉल्ट, मतलब या तो दरार पड़ रही है या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यानी विभंग पैदा हो रहा है, और इसी को बोलते हैं पटल विरूपण। यह प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर बहुत ही धीमी गति से कार्य कर रही है। अभी मैंने बताया पटल विरूपण गतियां धीरे धीरे कार्य करती हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर बहुत ही धीमी गति से कार्य करती हैं तथा इसका प्रभाव बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है। स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, परपटी के क्षैतिज संचलन में प्लेट विवर्तनिकी, पर्वत निर्माण, ये सब जो है हम लोगों को आंतरिक बलों के अंतर्गत जो है और अच्छे से पढ़ना है। कई बार इन प्लेटों की गतियों के कारण ही भूकंप भी पैदा होता है। और परपटी यानी प्लेट की जो क्षैतिज गतियां होती हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। पर्वत निर्माण किसको बोलते हैं, तो धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं पर्वत निर्माण। कुल मिलाकर धरातल का कोई हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये है पटल विरूपण गतियां, जिसमें कई बार भूकंप भी आ जाता है और कई बार पर्वतों का निर्माण भी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखीयता। भूकंप हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि भूकंप हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम ज्वालामुखीयता पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, ज्वालामुखी नहीं पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखीयता पढ़ रहे हैं। जनरली ज्वालामुखी क्या होता है कि भाई कोई एक हिस्सा पृथ्वी का जो होता है उसमें क्रेटर की सहायता से, मतलब ये जो मुंह होता है इससे मलबा या लावा जो है लगातार बाहर निकलता है। लावा जैसे अनार होता है ना, पटाखे आपने जलाए होंगे तो उसमें अनार से कैसे किस तरीके से जो है आग निकलती है, वैसे ही यहां से ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता रहता है। और जब ये लावा कहीं पर फैलकर
जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। तो फिर हम इसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर हम इसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊपरी सतह में बनी दरार या छिद्र से नीचे के पिघले पत्थर या अन्य सामग्री के लावा और गैसों के रूप में उलगाव को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। मतलब जो गैसें, जलवाष्प और जो लावा बाहर आ रहा है उसे, लावा का ऊपर आना और वहां जमकर ठोस रूप ले लेना, दोनों ही इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मतलब ज्वालामुखी की प्रक्रिया में तो सिर्फ लावा बाहर आता है, लेकिन ज्वालामुखीयता में ना केवल लावा बाहर आता है बल्कि बाहर आकर वो लावा जमता भी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये आंतरिक प्रक्रियाएं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए मुझे बताइए। वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आंतरिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो या तो एकदम से होती हैं या धीरे धीरे होती हैं। इनमें मुख्य रूप से हम लोगों को दो प्रक्रियाएं पढ़नी थी, एक पटल विरूपण और दूसरा ज्वालामुखीयता। और अब बारी आ जाती है बहिर्जनित प्रक्रियाओं की। मतलब धरातल के ऊपर परिवर्तन जो है, जो होने थे वो हो गए। हालांकि अभी लगातार वो प्रक्रिया तो लगातार होती है, लेकिन अब हम बहिर्जनित प्रक्रियाएं देख रहे हैं कि पृथ्वी के बाहर कौन कौन सी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। तो बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रिया से आशय उन सभी प्रक्रियाओं से है जो धरातल पर बाह्य रूप से परिवर्तन लाती हैं। धरातल के बाहर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम बहिर्जनित यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्सोजेनिक और अंदर जो होती हैं उनको एंडोजेनिक बोलते हैं। इन प्रक्रियाओं को अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब बहिर्जनित प्रक्रियाओं का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं अनाच्छादन। क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। और बहिर्जनित प्रक्रियाएं हो चाहे अनाच्छादन हो, इसके अंतर्गत कुछ बातों को डिस्कस करना होता है। और कुछ बातें वो कौन कौन सी हैं? हमें पढ़ना है अपक्षय के बारे में, हमें पढ़ना है वृहद संचलन के बारे में, हमें पढ़ना है अपर्दन के बारे में, हमें पढ़ना है निक्षेपण के बारे में। कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि अनाच्छादन नाम का कोई एक फोल्डर है और उस फोल्डर में ये सभी फाइल जो हैं वो अंदर समाहित हैं। और इन सभी फाइल्स को हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। और इन सभी फाइलों को अगर हम एक फोल्डर के अंतर्गत रखते हैं तो उस फोल्डर का नाम मैंने क्या बताया? अनाच्छादन। मतलब अनाच्छादन के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं और अनाच्छादन को ही बहिर्जनित प्रक्रियाएं बोलते हैं। तो सीक्वेंस आप समझ पा रहे हैं ना? कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बताया था कि ये चैप्टर हमारी इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है? मतलब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है ये और इसके बाद वाला। तो ये दो चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो टफ भी है, ये चैप्टर टफ भी है, इनकी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा जटिल है, लेकिन मैंने आसान भाषा में शब्दों को यहां रूपांतरित करके आपको समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर आप डिटेल इन डेप्थ और ज्यादा देखना चाहते हैं तो एक एक टॉपिक को भी मैंने वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां पर आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो अनाच्छादन के अंतर्गत सबसे पहले अब हम लोगों को अपक्षय के बारे में पढ़ना है। और ये देख लीजिए, यही चीजें मैं बता रहा था कि अनाच्छादन प्रक्रिया है और इसी में हम लोगों को अपक्षय पढ़ना है, वृहद संचलन पढ़ना है, अपर्दन पढ़ना है, निक्षेपण भी पढ़ना है। और ये सब चीजें कार्य करती हैं किस वजह से, ये देख लीजिए कि अपर्दन किस वजह से होता है तो गतिज ऊर्जा की वजह से होता है। वृहद संचलन किस वजह से होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। अपक्षय किसकी वजह से होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल, आणविक दाब और रासायनिक क्रियाओं की वजह से होता है। अभी हम एक एक करके जब अपक्षय, वृहद संचलन, अपर्दन पढ़ेंगे ना तो ये जो नीचे के बॉक्सेस है ना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अब हम अपक्षय के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी वेदरिंग क्या होती है। एक बार हम वेदरिंग पढ़ लेंगे ना तो वेदरिंग का सीधा संबंध जो है वो तीव्र संचलन से है, वृहद संचलन से है, अपर्दन से है। सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले वेदरिंग के बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि होता क्या है। मान लीजिए कोई एक चट्टान है, ये कोई चट्टान है, किन्हीं कारणों से ये चट्टान अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जब गिर जाती है, अपने ही स्थान पर ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जाती है तो इसे हम लोग अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अपक्षय यानी वेदरिंग बोलते हैं। और ये अपक्षय क्यों होता है भाई? कई बार क्या होता है कि तापमान बहुत ज्यादा होता है, गर्मी के दिनों में चट्टानें क्या होती हैं? फैलती हैं।
ठंड में क्या होता है, सिकुड़ती हैं, और ये फैलना सिकुड़ना जब सैकड़ों हजारों वर्षों तक कार्यरत होता है तो ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वहीं पर गिर जाती है। इससे हम लोग अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय। तो ये तो जो मैंने आप लोगों को अपक्षय का एक उदाहरण बताया, ये भौतिक अपक्षय है। इसी तरीके से रासायनिक अपक्षय होता है और इसी तरीके से जैविक अपक्षय होता है। एक एक लाइन में अगर मैं बताऊं, रासायनिक अपक्षय हो सकता है कि यहां पर कोई केमिकल्स घुले हों, जैसे ही उनमें पानी मिलेगा ये केमिकल्स घुल जाएंगे, चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जाएगी, तो इसे हम रासायनिक अपक्षय बोलेंगे। कोई मिट्टी का बड़ा सा ढेला था, कोई चट्टान थी, कोई चूहे जो थे 15-20 चूहे जो है इस मिट्टी पर हमला कर दिए, इस मिट्टी में घर बनाने लगे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टानें टूटकर गिर गईं, इसको हम लोग बोल रहे हैं जैविक अपक्षय। तो अपक्षय जो होता है, यह चट्टान अपने स्थान पर बहुत से कारणों की वजह से टूटकर गिरती है और उन कारणों को ही हम भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होती है अपक्षय की, उसको देख लेते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बाहरी कारकों की वजह से, जैसे कि पवन की वजह से, वर्षा की वजह से, तापमान की वजह से, सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से, पौधों की वजह से, जीव जंतुओं की वजह से अपघटित द्वारा विघटित और अपघटित होती है, तो इसे हम लोग अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अपक्षय के प्रकार भौतिक, रासायनिक और जैविक होते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को रासायनिक अपक्षय जो है ना वो अच्छे से बता देता हूं। रासायनिक अपक्षय पढ़ते हैं, फिर हम भौतिक पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जैविक पढ़ेंगे। सबसे पहले रासायनिक अपक्षय हम लोग देख लेते हैं। तो रासायनिक अपक्षय को निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। नमक की एक डली को आर्द्र स्थान पर रखने से वह गल जाता है और खत्म हो जाता है। इस तरह लोहे को खुले स्थान में रखने से उसमें जंग लग जाती है और लोहा धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। नमक का गलना और लोहे का नष्ट होना रासायनिक प्रक्रियाएं हैं तथा यही प्रक्रिया चट्टानों के साथ भी होती रहती है, जिसे हम लोग रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। भाई नमक है या लोहे में जंग लग रही है, मतलब कोई ना कोई तरीके की केमिकल रिएक्शन हो रही है जिस वजह से चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जा रही है, इसी को हम लोग रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। जैसे कि नमक के उदाहरण और लोहे के नष्ट होने के रूप में बताया गया है। ठीक है, कि मान लीजिए कोई चट्टान थी, उसमें नमक घुला हुआ था या नमक सोडियम क्लोराइड था, पानी यानी वर्षा हो गई और वो नमक क्या हो गया, घुल गया, बची हुई चट्टान जो थी टूटकर नीचे नीचे जो थी उसी स्थान पर गिर गई, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अपक्षय हो गया, रासायनिक अपक्षय। ठीक है, हालांकि रासायनिक अपक्षय के कुछ प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले होता है विलयन। सबसे पहला प्रकार कौन सा है रासायनिक अपक्षय का? विलयन। और इन प्रकारों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, विलयन क्या होता है? तो चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, और इस तरह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा आर्द्र जलवायु में ऐसे खनिजों से युक्त शैलों का अपक्षय हो जाता है। क्या बोल रहा है भाई ये पैराग्राफ? कि मान लीजिए कोई चट्टान है, उस चट्टान में बहुत से खनिज लवण घुले हुए हैं। कौन से खनिज घुले हुए हैं? नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, इस तरीके से खनिज घुले हुए हैं। अब हो क्या रहा है? बारिश होगी, हर साल बारिश होती है। बारिश होती है तो पानी की क्रिया नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम से हो जाती है। ये क्रियाएं कर लेते हैं और बची हुई जो चट्टान है वो क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इस प्रकार जो है रासायनिक अपक्षय हो जाता है। और ये रासायनिक अपक्षय का विलयन का प्रकार, रासायनिक अपक्षय के प्रकारों की अगर हम बात करें तो ये विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विलयन का उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कार्बोनेशन पढ़ लेते हैं कि कार्बोनेशन क्या होता है। वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो वर्षा के जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है या घुल जाने से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है। वैसे चट्टानें चूना युक्त नहीं घुलेंगी, लेकिन वर्षा के जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा और ये जो अम्ल है जब चूना युक्त चट्टानों पर पड़ेगा तो चूना को घोल देगा और इससे अपक्षय हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे कार्बोनेशन। क्या बोलेंगे? कार्बोनेशन। तो रासायनिक अपक्षय के प्रकारों में पहला हम लोगों ने देख लिया विलयन, दूसरा हम लोगों ने देख लिया कार्बोनेशन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये दोनों प्रकार बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं जल योजन की जल योजन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती हैं और फैलकर कमजोर हो जाती हैं और बाद में टूट जाती हैं। तो जल योजन का मतलब क्या होता है कि कुछ चट्टानें मतलब कौन सी चट्टानें?
कैल्शियम सल्फेट युक्त चट्टानें। इन चट्टानों की विशेषता यह होती है कि मान लीजिए इसमें क्या है, इस चट्टान में कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, इस चट्टान में क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। इस चट्टान की खास बात यह है कि जैसे ही इस चट्टान में पानी पड़ेगा, वर्षा होगी, ये पानी को ये चट्टान क्या होगी, सोख लेगी। भाई सीधे तौर पर अगर चट्टान पानी को सोखेगी तो चट्टान में फैलाव नहीं होगा क्या, डेफिनेटली होगा। ये चट्टान फैलेगी और फैलकर टूट जाएगी, क्रैक पड़ जाएंगे और अपने स्थान पर टूटकर गिर जाएगी। तो ये उदाहरण है रासायनिक अपक्षय का, और रासायनिक अपक्षय में भी जल योजन का ये उदाहरण है। और लास्ट चीज होती है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। ऑक्सीकरण का एक अच्छा उदाहरण है, चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है। किसके संपर्क में आने से, ऑक्सीजन। लोहा भी अक्सर जब खुले में पड़ा होता है तभी उसमें क्या लगती है, जंग लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है। और यह प्रक्रिया वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल के मिलने से होती है। मतलब या तो बारिश हो जाती है, ऑक्सीजन उसमें घुली होती है पानी में, तो ये क्रिया हो जाएगी, या फिर हम खुले में जब हम पटक देते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पड़ी उपस्थित होती है, उससे भी लोहा क्रिया कर लेता है, चट्टानें क्रिया कर लेती हैं। तो ये हम लोगों ने रासायनिक अपक्षय के प्रकार देख लिए। पहला प्रकार विलयन, दूसरा हम लोगों ने देखा कार्बोनेशन, तीसरा हम लोगों ने देखा जलयोजन, और चौथा हम लोगों ने देखा ऑक्सीकरण। उम्मीद करता हूं आप लोगों को रासायनिक अपक्षय के ये प्रकार बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोगों ने रासायनिक अपक्षय बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी है भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ने की। मतलब यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। भौतिक रूप से कोई चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तो इसे हम लोग भौतिक अपक्षय बोलते हैं। इसके भी कुछ प्रकार होंगे, उनको भी देखेंगे। तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, शुष्क और आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कर आना जैसे कारक जिम्मेदार होते हैं। तो कई बार गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठंड और गर्मी के बार बार अल्टरनेट बेसिस पर आने के कारण, तापमान में परिवर्तन के कारण भौतिक अपक्षय होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई चट्टान थी, अचानक बहुत तेज गर्मी पड़ी, मई जून में बहुत तेज जो थी वो गर्मी पड़ी, चट्टानों में क्या हुआ, फैलाव हुआ। नवंबर दिसंबर में बहुत तेज ठंड पड़ी, चट्टानें क्या हो गई, सिकुड़ गई। और लगातार बहुत सालों तक ये प्रक्रिया हो रही है, गर्मी में फैल जा रही हैं, ठंड में सिकुड़ जा रही हैं। फैलने और सिकुड़ने के कारण ये भौतिक अपक्षय हो रहा है, और इसके पीछे जिम्मेदार कारक कौन सा है, तापमान, ठीक है। इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल भी भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होता है। और भौतिक अपक्षय की हम लोग जो है वो प्रक्रिया समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है भार विहीनीकरण और विस्तारण। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि मान लीजिए कोई बड़ी सी चट्टान थी, इस बड़ी सी चट्टान में तापमान के कारण मान लीजिए ये क्रैक पड़ गया, ये जो मैंने बताया ये क्रैक पड़ गया, जिस वजह से ये ऊपरी हिस्सा मान लीजिए कहीं पर जमीन पर आकर क्या हो गया, गिर गया। अब ये चट्टान का ऊपरी हिस्सा चूंकि जमीन पर आकर गिर गया, मतलब भार क्या हो गया, कम हो गया। इस चट्टान के ऊपर भार कम हो गया, मतलब ये चट्टान अब फैलेगी, और एकदम से जब फैलेगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जाएगी, और इससे हम लोग भूलेंगे भार विहीनीकरण और विस्तारण। तो जो मैंने बताया है ना वही देख लेते हैं। लगातार अपरदन के कारण ऊपरी शैलों के भार से ऊर्ध्वाधर दबाव मुक्त होता है, जिससे चट्टानों में विघटन होने लगता है। इस प्रक्रिया द्वारा बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपशल्कन गुंबद कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई चट्टान है, मान लीजिए उस चट्टान में ऊपर का हिस्सा जब जो है वो गिर जाता है, तो फिर ऐसे गुंबद जैसी एक संरचना जो है वो निकल कर आ जाती है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा गिर गया है, और किन्हीं कारणों से, वातावरण में वायुमंडलीय कारणों से ये ऊपरी हिस्सा चिकना हो जाता है, और इसे हम अपशल्कन गुंबद कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा है, अगर हम भौतिक अपक्षय की बात करते हैं तो हिमकरण, पिघलन और तुषार वेंजिंग। ये क्या होता है, शैलों की दरारों में जल भर जाता है और तापमान गिरने से जल हिम से परिवर्तित हो जाता है। हिम बनने से आयतन बढ़ता है जो शैलों पर दबाव डालता है, और इस प्रक्रिया से शैलें टूट जाती हैं। तो ये भौतिक अपक्षय के अंतर्गत ही एक प्रक्रिया होती है कि मान लीजिए कोई चट्टान है, इस चट्टान में कहीं पर मान लीजिए क्रैक है, उस क्रैक दरार में मान लीजिए पानी भर गया,
तापमान गिरने के कारण वो पानी बर्फ बन गया, हिम बन गया। हिम या बर्फ बनने से आप सभी को पता है कि आयतन में फैलाव होता है, आयतन बढ़ता है। अब आयतन में बढ़ोतरी होने से शैलें जो होती हैं वो टूट जाती हैं और इससे हम लोग हिमकरण पिघलन और तुषार विंजिंग कहते हैं। और लास्ट में अगर हम भौतिक अपक्षय के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वो है लवण अपक्षय। शैलों में तापीय क्रिया, जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण लवणों का फैलाव होता है जो कणिक विघटन या शल्कन का कारण बनता है। ये भी वही है कि लवणों से अगर क्रिया मान लीजिए हो जाती है, तापीय क्रिया के कारण जल मान लीजिए सोख लेते हैं, तो इसमें चट्टानों में क्या होता है, फैलाव होता है और इस वजह से भी शल्कन होता है। शल्कन मतलब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपरी जो छिलके के रूप में जो है चट्टानें अलग होने लगती हैं, गिरने लगती हैं और इसे हम लोग लवण अपक्षय बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने रासायनिक अपक्षय पढ़ लिया है, भौतिक अपक्षय पढ़ लिया है और हम अपक्षय के ही प्रकारों को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है जैविक अपक्षय के बारे में। जैविक अपक्षय बहुत आसान है। जैसे कि कोई चट्टान है, मान लीजिए उस चट्टान में मान लीजिए पेड़ की कोई दरारें मान लीजिए चली गई, या पेड़ की जड़ें जो हैं वो समाहित हो गई किन्हीं कारणों से, और जड़ों में जब फैलाव हो रहा है तो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रही हैं। या कई बार मान लीजिए चूहे हैं या फिर रेंगने वाले जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ऐसे अपना घर जो है वो बना लेते हैं और इस वजह से चट्टानों में फैलाव होता है या चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसे हम लोग जैविक अपक्षय बोलते हैं। ये देख लीजिए कोई चट्टान थी, यहाँ पर पेड़ों की जड़ें जो है उस चट्टान के अंदर चली गई, यहाँ पर जानवरों ने घर बना लिए, कई बार उन पे वनस्पति शैवाल वगैरह उग जाते हैं, ये यहाँ पर कुछ जानवरों ने घर बना लिए, तो इसे हम लोग जैविक अपक्षय कहते हैं। जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों का स्थानांतरण होता है और मानवीय क्रियाएं भी जैविक अपक्षय में सहायक होती हैं। केंचुओं, दीमकों, चूहों इत्यादि जीवों द्वारा बिल खोदने के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। तो जैविक अपक्षय कौन करते हैं भाई? केंचुए करते हैं, दीमक करती हैं, चूहे करते हैं और इनकी वजह से जो है वो जैविक अपक्षय होता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त प्रभाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग कर देती हैं। तो पौधों की जड़ें जैसा कि मैंने बताया चट्टानों के बीच में फैल जाती हैं और इस वजह से चट्टानें टूट जाती हैं, जिसको हम जैविक अपक्षय के अंतर्गत ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अपक्षय के प्रकार बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो समझ में आ रही है, मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो हम लोग अपक्षय पढ़ रहे थे। अपक्षय में हम लोगों ने अपक्षय के प्रकार देख लिए। अब बारी है अपक्षय के महत्व की। अपक्षय का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वो कैसे कि मान लीजिए कोई ठोस चट्टान थी, एकदम कठोर चट्टान थी, ये चट्टान हमारे कोई काम की नहीं थी। ये चट्टान मान लीजिए किन्हीं कारणों से, रासायनिक कारणों से, भौतिक कारणों से, जैविक कारणों से अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर गई। अब सैकड़ों सालों तक इन छोटी छोटी चट्टानों में या तो कभी जीव जंतु आकर मिल गए, कोई वनस्पति आकर मिल गई, या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी आकर मिल गई, ताप में परिवर्तन हुआ, दाब में परिवर्तन हुआ और ये जो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई थी अब किस में बदल गई? अब ये मृदा यानी मिट्टी में बदल गई। अब मुझे आप ये बताइए कि चट्टान और मृदा में फर्क है या नहीं? डेफिनेटली फर्क है। अब इस मृदा की उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा है। अब इसमें वनस्पतियां उग सकती हैं, अनाज पैदा हो सकते हैं और ये मिट्टी एक दिन में नहीं बनी है, ये सैकड़ों हजारों साल की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनी है। इसलिए हम मृदा को संसाधन यानी रिसोर्स बोलते हैं। आज आप देख लीजिए, अगर आप अपने घरों में, शहरों में जब आप रहेंगे और आपको ऐसा मन कर रहा है कि मान लीजिए मैं जो है वो पौधे लगाता हूँ, गमले में जो है मैं पौधे लगाता हूँ, बहुत अच्छे आपके मन में विचार हैं, आप ढूंढने जाएंगे मिट्टी तो आपको आसपास मिट्टी नहीं मिलेगी। कई बार क्या होता है, ये मिट्टी शहरों में तो बहुत ही दुश्वार या बहुत ही मुश्किल जो हो जाता है ढूंढना। कई बार हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी को खरीदते हैं। तो मृदा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है भाई। मिट्टी ऐसी नहीं कि कुछ भी जो है चल जाएगी, कुछ उसमें उपजाऊ क्षमता भी तो होनी चाहिए जो पेड़ों को उगा दे। तो मृदा जो होती है बड़ी उपजाऊ संसाधन होती है, बहुत समय बाद बनती है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। तो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर जो है मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। ये अपक्षय का महत्व होता है।
अपक्षय चट्टानों में ही मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज और तांबा आदि के संकेंद्रण में सहायक होता है। वही चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, लगातार दाब जो है वो लगता है, ताप जो है वो ज्यादा होता है और इस वजह से ही खनिज संसाधन भी उन चट्टानों में पाए जाते हैं। क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निक्षालन हो जाता है तथा वे स्थानांतरित हो जाते हैं एवं खनिज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जितने भी अन्य ऐसी सामग्रियां हैं जो हमारे काम की नहीं है उनका निक्षालन हो जाता है, मतलब वो बहकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहां पर जलवायु और अपक्षय मेंटल की गहराइयों का एक चित्र जो है वो दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अब हम लोग वृहद संचलन यानी मास मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अनाच्छादन पढ़ रहे हैं, अनाच्छादन पढ़ रहे हैं। और अनाच्छादन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया अपर्दन पढ़ना है, अपक्षय पढ़ना है, वृहद संचलन पढ़ना है और मृदा निर्माण, ये सब चीजें हम लोगों को अनाच्छादन के अंतर्गत पढ़नी है। हम लोगों ने अपक्षय पढ़ लिया है, अब हम पढ़ लेते हैं वृहद संचलन यानी मास मूवमेंट। कुछ नहीं है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अगर कोई मलबा जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है ढाल के अनुरूप, ठीक है, किसके अनुरूप? ढाल के अनुरूप। जैसे लैंडस्लाइड वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, तो इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है। ये मान लीजिए एक पर्वत था, यहां पर मलबा इकट्ठा था, किसी तरीके से आपने जो है डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ों को काट दिया और ये मलबा स्थानांतरित होकर मान लीजिए नीचे आ गया, बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में था, इसलिए हम इसे वृहद संचलन यानी मास मूवमेंट कहेंगे। तो इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। इसका मतलब है कि वायु, जल और हिम ही अपने स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, बल्कि मलबा भी अपने साथ वायु, जल और हिम ले जाता है। भाई सीधे तौर पर अगर मलबा ले जाएगा, कोई जरूरी नहीं है पवन की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, पानी की वजह से मलबा एक जगह से दूसरी जगह जाए। कई बार मलबा जब जाता है उस वजह से भी पानी और हवा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, दोनों चीजें आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है भाई। मलबा आएगा बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आएगा तो अपने साथ हवा का प्रवाह भी लाएगा, ठीक है, अपने साथ जल भी लाएगा, अपने साथ हिम भी लाएगा, इसे हम लोग वृहद संचलन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब वृहद संचलन की प्रक्रिया के पीछे जिम्मेदार जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो वृहद संचलन, ये जो मलबा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है बड़ी मात्रा में, इसके क्या कारण होते हैं अगर हम ढूंढें तो प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटा लेना। कुल मिलाकर मान लीजिए कोई पर्वत था, ठीक है, कोई पर्वत था, यहां पर मलबा जो है वो इकट्ठा था, लेकिन आपने नीचे का जो आधार था उस आधार को ड्रिलिंग करके या किसी भी तरीके से मानवीय कार्य करके इस आधार को हटा लिया। अब इसने तो अपनी पकड़ जो थी वो लूज कर ली, इस वजह से ये जो मलबा था वो नीचे आ जाएगा। तो ये आधार या तो प्राकृतिक वजह से या कृत्रिम कारणों से, मानव जनित कारणों की वजह से ये आधार कई बार नष्ट हो जाते हैं। ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में बढ़ोतरी, कई बार ढाल जो हो जाती है बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। जब बहुत ज्यादा ढाल तीव्र हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल जब लगेगा और जरा सा एक अगर मान लीजिए कोई कंकड़ पत्थर इधर से उधर हुआ, पूरा मलबा जो है वो नीचे आ जाता है। तो कई बार ढालों की प्रवणता, बहुत तीव्र ढाल होती है और कई बार ढालों की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वृहद संचलन होता है। नेक्स्ट है पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार। कई बार क्या होता है कि कोई मलबा था, पहाड़ के ऊपर कोई मलबा था, इसमें क्या हो गया, वजन आ गया, किन्हीं कारणों से आपने बिल्डिंग बना ली या कोई संरचना क्रिएट कर दी, यहां पर भार बहुत ज्यादा हो गया और पूरा जो मलबा था वो नीचे आ गया। तो कई बार अतिभार के कारण भी मलबा नीचे आ जाता है। कई बार बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति तथा ढाल से पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। कई बार क्या हो रहा है कि भाई बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी थी तो मलबा एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं रहा है, बारिश हो गई तो एक तरीके का स्नेहक जो था वो उत्पन्न हो गया, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन उत्पन्न हो गया और इस वजह से मलबा जो था वो नीचे आ जाता है।
मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना। इसके बीच में मान लीजिए कोई मलबा रखा हुआ था, इस मलबे को ही अगर हटा दिया गया तो ऊपर वाला मलबा भी नीचे आ जाता है। भूकंप आना, कई बार क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भूकंप जब हिलते हैं पूरा पहाड़ हिलता है, मलबा इस वजह से भी नीचे आ जाता है। कई बार विस्फोट होते हैं पहाड़ों पर, कई बार चट्टानों को तोड़ने के लिए कृत्रिम तरीके से विस्फोट किए जाते हैं, इस वजह से भी मलबा जो होता है वो नीचे आ जाता है। और मशीनों द्वारा उत्पन्न कंपन, पहाड़ों पर बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं वो ड्रिलिंग कार्य करती हैं, जिससे कंपन या वाइब्रेशन पैदा होता है और इस वजह से मलबा नीचे आ जाता है और वृहद संचलन होता है। और लास्ट है प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस वजह से वृहद संचलन होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति की जब अंधाधुंध कटाई होती है, पेड़ों को जब काटा जाता है तो ये मिट्टी जो होती है अपनी पकड़ लूज कर लेती है, क्योंकि पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस वजह से वृहद संचलन यानी मास मूवमेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं वृहद संचलन के अंतर्गत ही एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं तीव्र संचलन। ठीक है, अगर तीव्र गति से मलबा अगर नीचे जा रहा है तो आर्द्र जलवायु में जनरली ये तीव्र संचलन कब होता है? जब जलवायु आर्द्र होती है, मतलब बारिश ज्यादा होती है। आर्द्र जलवायु में मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर जल युक्त मिट्टी अथवा गाद का तेजी से खिसकना, तीव्र गति से खिसकना तीव्र संचलन कहलाता है। तो जो हम लोगों ने वृहद संचलन पढ़ा ना, वो ही क्या बोलते हैं, तीव्र संचलन है। बस अंतर यह है कि ये घटना आर्द्र जलवायु में ज्यादा होती है, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और यह प्रक्रिया कई प्रकार से होती है। अगर हम लोग देखें तो पहला जो प्रकार है वो है अर्थ फ्लो या फिर मृदा प्रवाह। ये क्या होता है? जब संतृप्त चिकनी मिट्टी, संतृप्त मतलब कोई मिट्टी थी उसमें पानी सोखने की क्षमता जो होती है एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। अगर हम बार बार वर्षा होती है तो उस मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, एकदम पानी जो है संतृप्त हो जाता है, मिट्टी संतृप्त हो जाती है, अब उसमें पानी और नहीं जा सकता, तो इसे हम संतृप्त चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तो जब संतृप्त चिकनी मिट्टी व गाद पहाड़ी ढालों के सहारे नीचे की ओर संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। सीढ़ी बनाते हुए जब यह पदार्थ सांप की तरह नीचे खिसकता है तो इसे हम लोग अवसर्पण बोलते हैं। तीव्र गति से मलबा जो है वो इस तरीके से नीचे आ रहा है सांप की तरीके से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अवसर्पण बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा है कीचड़ प्रवाह या फिर मड फ्लो। कीचड़ क्या होती है ये तो आप सभी को पता है। बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय होने के कारण, मतलब चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बहुत ज्यादा बारीक टुकड़ों में टूट जाती है तो इससे भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाती है और तेजी से कीचड़ की नदी के रूप में ढालों से घाटियों की ओर बहने लगता है और ये घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है। सभी घटनाएं विनाशकारी हैं अगर मान लीजिए परिवहन में रुकावट उत्पन्न होती है तो। और मलबा अवधाव किसको बोलते हैं? मलबे का मतलब होता है सब उसमें शामिल है, उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, प्राकृतिक वनस्पति, कीचड़ सब शामिल है, तो इसे हम मलबा अवधाव कहते हैं। तो यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है जिससे मलबा कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे आता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वृहद संचलन के अंतर्गत, मास मूवमेंट के अंतर्गत जो हम लोगों ने तीव्र संचलन पढ़ा है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा होगा आप लोगों को वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम लोगों ने वृहद संचलन देख लिया, हम लोगों ने अपक्षय देख लिया, अब बारी है अपरदन को और निक्षेपण को पढ़ने की। अगर आप लोगों को अपक्षय बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना तो अपरदन और निक्षेपण भी समझ में आ जाएगा। वो कैसे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई चट्टान है, किन्हीं कारणों से, या तो तापमान की वजह से, वर्षा की वजह से, पवनों की वजह से, किन्हीं कारणों से अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर गई। ठीक है, हवा बहुत तेज चली और हवा ने अपने साथ इन छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ाकर जो है किसी दूसरे स्थान पर जमा कर दिया, या फिर यहाँ से पानी बहकर जा रहा था नदी का, इस नदी के पानी में ये चट्टानें घुलकर जो है या बहकर किसी दूसरे स्थान पर इकट्ठी हो गई। तो कहीं पर ये अपक्षयित पदार्थ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण यानी डिपोजिशन। डिपॉजिट यानी क्या होता है? जमा। तो ये जो चीज थी वो यहां आकर क्या हो गई? जमा
जमा हो गई, इसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। और अपक्षय से शुरू होकर निक्षेपण की ये जो प्रक्रिया हुई है इसे हम लोग अपरदन कहते हैं, यानी इरोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। पानी अकेला बह रहा है क्या? नहीं, पानी अपने साथ मिट्टी, गाद, चीका जो भी होगा रास्ते में, रेत वगैरह, कंकड़ पत्थर जो भी होगा सब बहाकर ये पानी ले जा रहा है। अब ले जाता ही रहेगा क्या? नहीं, कहीं ना कहीं जहाँ पर ढाल जो होगी वो मंद होगी, वहाँ पर ये पानी जो है उस मलबे को इकट्ठा कर देगा। जहाँ पर भी इकट्ठा करेगा उसे हम लोग निक्षेपण कहेंगे। और ये जो प्रक्रिया घटित हो रही है इसको हम लोग अपरदन कहते हैं, यानी इरोजन कहते हैं। तो एक बार अपरदन की परिभाषा देख लेते हैं। प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरों एवं धाराओं द्वारा शैलों का कटना, खुरचना और उससे प्राप्त मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपरदन कहलाता है। मतलब अपरदन क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये देख लीजिए, प्रोसेस है, लगातार चल रही है। लेकिन निक्षेपण जो है वो परिणाम है, क्योंकि वो तो जमा हो गया है कहीं पर। तो चलिए निक्षेपण देख लेते हैं। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। जब ढाल में कमी आती है तो अपरदित पदार्थ का निक्षेपण अर्थात जमाव शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को निक्षेपण बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है मृदा। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? मृदा यानी मिट्टी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने जो भी प्रक्रियाएं अभी पढ़ी, अपक्षय, अपरदन, तीव्र संचलन, निक्षेपण, ये सब का परिणाम जो होता है, एक प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम लोग मृदा बोलते हैं। तो मृदा है क्या, एक बार हम लोग देख लेते हैं। मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है। आप मुझे बताइए, मिट्टी में कुछ मैनमेड चीजें होती हैं क्या? नहीं, सारी चीजें प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। तो मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीव जंतु तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। जीव जंतुओं को पोषित कैसे करने की क्षमता होती है? बायोलॉजी में हम भी क्या हैं? जीव जंतु ही हैं। इंसान भी क्या होते हैं? पेड़ पौधों को जब खाते हैं, सब्जियों को खाते हैं, तो सब्जियां काय पे उगती हैं? सब्जियां मिट्टी में उगती हैं। याद रखिएगा, अगर कोई मांसाहारी जीव है जो शाकाहारी जीवों को खा रहा है तो शाकाहारी जीवों को आहार कहाँ से मिल रहा है? शाकाहारी जीवों को आहार मिट्टी से ही मिल रहा है, क्योंकि मिट्टी में कोई चीज़ पैदा हो रही है जिससे शाकाहारी जीव खा रहे हैं और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खा रहे हैं। मतलब मिट्टी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पेडोलॉजी विज्ञान क्या होता है, तो आप बोलेंगे मृदा से संबंधित जो विज्ञान होता है, सॉइल से संबंधित जो साइंस होता है उसे हम पेडोलॉजी साइंस बोलते हैं, पेडोलॉजी विज्ञान बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है, वो है मृदा निर्माण के कारक। कहने का मतलब यह है कि अगर मिट्टी बनती है तो किन कारणों की वजह से मिट्टी बनती है उसे हमें बताना है। सबसे पहला कारक हम लोगों को पढ़ना है जलवायु, यानी क्लाइमेट। जहाँ का क्लाइमेट जैसा होता है, जहाँ की जलवायु जैसी होती है, वहाँ पर मिट्टी भी वैसी ही पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। कुल मिलाकर जलवायु जैसी होती है, वहाँ पर जो मूल शैल होती है उसमें अपक्षय होता है, तो जलवायु ही प्रभावित करती है। जलवायु मतलब ताप, दाब, वर्षा सब आ जाते हैं इसमें, जिस वजह से चट्टानों का अपक्षय हो रहा है। तो जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है। अधिक वर्षा जब होती है तो इसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है। ह्यूमिडिटी आ जाती है मतलब इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। तो लिमिटेड क्वांटिटी में जब बारिश होती है तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। तो पहला मृदा निर्माण का जो कारक हम लोगों ने पढ़ा वो क्या हो गया? जलवायु। दूसरा कारक हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कारक है मूल पदार्थ। मतलब जैसी चट्टान होती है, लाल चट्टान होगी तो लाल मिट्टी बनेगी, बेसाल्टिक चट्टान होगी तो काली मिट्टी बनेगी। तो मूल पदार्थ जैसा होता है, मतलब वही बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो यहां पर मूल क्या है? एकदम मूल क्या है? वही चट्टान है जो अपक्षयित होकर मिट्टी में बदलती है। तो यहां पर मूल पदार्थ क्या है? जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, मिट्टी का प्रकार भी वैसा ही होता है। उदाहरण, दक्षिण भारत की मिट्टी वहां के आधार शैलों के कारण काली है, क्योंकि बेसाल्टिक रॉक है वहां पर। एक समय में ज्वालामुखी उद्गार के कारण पूरा क्षेत्र तो जो था वो बेसाल्ट प्रवाह का क्षेत्र था, इस वजह से यहाँ पर
काली मिट्टी का जन्म हुआ है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर काली मिट्टी आई है, जबरन ऐसा नहीं है कि रैंडम तरीके से वहां पर जो है काली मिट्टी आ गई, नहीं, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वहां पर काली मिट्टी आई है। दूसरा है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है जो उबड़ खाबड़ पर्वत पठार मैदान होते हैं उस वजह से भी मिट्टी का निर्माण वैसा होता है। पहाड़ी भागों की मिट्टी की परत कैसी होती है? पतली। भाई मोटी होगी तो ढाल के कारण वो मिट्टी की परत क्या होगी? बह जाएगी जब बारिश होगी। इसलिए पहाड़ी ढालों पर अक्सर आप नोटिस करेंगे कि वो परत क्या होती है? पतली होती है मिट्टी की। जबकि मैदानी भाग जो होते हैं वहां पर तो मिट्टी की लेयर 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 बनती जाती हैं, क्योंकि मलबा कचरा इकट्ठा होता रहता है एक के ऊपर एक। तो पहाड़ी भागों में मिट्टी की जो परत होती है पतली होती है, मैदानी भागों में मिट्टी की परत जो होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट है जैविक क्रियाएं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। तो अगर किसी मिट्टी में वनस्पतियां ऐड हो जाती हैं, अगर जीव जंतु आकर मर जाते हैं तो इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और ये जैविक क्रियाएं भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती हैं। और लास्ट में जब ये सभी प्रक्रियाएं मतलब जलवायु हो गया, मूल पदार्थ हो गए, उच्चावच हो गए, जैविक क्रियाएं, लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं घटित होती हैं। याद रखिएगा, लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं लगातार कार्य करती हैं, तो इससे मिट्टी का जन्म होता है, मिट्टी बनती है। तो मिट्टी निर्माण में लंबी काल अवधि का, समय का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। केक की तरह नहीं है, जैसे केक है रात भर बना लिया, नहीं, एक दिन 1-2 घंटे बना लिया, नहीं भैया, मिट्टी है, इसको बहुत समय लगता है, बहुत समय तक, सैकड़ों हजारों साल तक जब प्रक्रियाएं ये लगातार घटित होती हैं तब मिट्टी का जन्म होता है। इसलिए हम मिट्टी को बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बोलते हैं। ठीक है, तो लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होती है। जो मिट्टी जितने समय में बनेगी वो उतनी ज्यादा उपजाऊ होगी, ये बात आप लोगों को याद रखना है, वो उतनी ज्यादा समृद्ध होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने भू आकृतिक प्रक्रियाएं ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा आसान भाषा में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में, सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ये नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।